हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, एक जो बहुत ही फेमस थ्योरी है और ये उन लोगों को शायद पता होगा जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है, और अगर नहीं भी पता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पढ़ाते हैं या टीचिंग प्रोफेशन में है। बिकॉज ये टैक्सोनॉमी जो है ये एक तरह का हायरार्किकल मॉडल है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए। और क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं या हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं या हम कैसे पढ़ाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और हम डिज़ाइन करते हैं अपनी टीचिंग एक्टिविटी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत परेशान करती हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए और हमें बच्चों को किस तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में ये बात करती है कि कैसे हमें जो है अपनी टीचिंग लर्निंग को स्ट्रैटेजिकली उसको प्लान करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कैसे हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए बच्चों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो ये ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी दी थी, एक तरह की क्लासिफिकेशन कह लो आप, इन्होंने दी थी जहाँ पे इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया था। तो बेसिकली इन्होंने जो बात करी थी वो की थी 3 टाइप के मॉडल्स की। एक तो कॉग्निटिव मॉडल है जो हमारे कॉग्निटिव जो वो होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, और एक अफेक्टिव मॉडल है। अफेक्टिव होता है कि जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, तो जो बच्चों की इमोशंस को कैप्चर करने के लिए, और एक है साइकोमोटर, उनकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मॉडल में आ जाती है। तो ये दिया किसने था मॉडल? ये दिया था मॉडल एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिकन, उनका नाम था बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी और इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। एंड टू द थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग, के लर्निंग को कैसे मास्टर किया जा सके या फिर लर्निंग को कितना बेटर और ज़्यादा जो है बेस्ट तरीके से लर्निंग टीचिंग लर्निंग हो सके, उसके लिए इन्होंने ये टैक्सोनॉमी बनाई थी। तो जैसे मैंने आपको बोला, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में जो है ये टैक्सोनॉमी दी थी, और ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ भी लेते हैं। और ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। तो पहली बार जो इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम दी थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, वो जो थी वो कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी पे बेस्ड थी, मतलब जो हमारी कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड थी, जो 1956 में जो फर्स्ट टाइम आई थी, जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है। फिर उसके बाद एक सेकंड वॉल्यूम आई थी जो अफेक्टिव के ऊपर थी 1964 में। अब क्या हुआ कि इसी को रिवाइज करा गया, कॉग्निटिव वाली को ही 2001 में दोबारा रिवाइज किया गया, जो अब के टाइम आज के टाइम जो फॉलो होती है उसको बोलते हैं रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आजकल आप जो यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो 2001 में हुई थी। तो ओरिजिनल 1956 वाली है जो कि कॉग्निटिव है, और उसी को हमने रिवाइज करा 2001 में। तो एक हो गई कॉग्निटिव, दूसरी हो गई अफेक्टिव, ठीक है। अब तीसरी जो मैंने आपको बोला साइकोमोटर डोमेन, इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। तो अब पहले बात करते हैं कि जो रिवाइज हुई है इसमें क्या है। इट ऑफर्स अ पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर एनहांसिंग टीचिंग एंड लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस लेवल। एजुकेटर्स कैन डिज़ाइन मोर एंगेजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन। तो मतलब जो रिवाइज वाली है वो और भी ज़्यादा कह रहे हैं पावरफुल है, उसमें एजुकेटर्स और ज़्यादा एंगेजिंग लेसन्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स को चैलेंज करेंगे अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरा डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन जो है वो इतना ज़्यादा बात नहीं होती है उसके बारे में जब भी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में बेंजामिन ब्लूम ने नहीं उसके ऊपर काम किया था, वो लेटर ऑन बाद में उनके जो कोलीग्स हैं या दूसरे एजुकेटर्स हैं उन्होंने बनाई थी साइकोमोटर डोमेन। बेंजामिन ब्लूम का जो मेजर फोकस था वो था कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी में, कॉग्निटिव डोमेन में, ठीक है। लेकिन अफेक्टिव भी आई बाद में, उतनी ही पॉपुलर हुई, लेकिन साइकोमोटर जो थी इनके ऊपर काफ़ी सारे और लोगों ने काम किया था। जैसे यहाँ पे आपको 3 नाम दिख रहे हैं। एक था सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन जो 1972 में आया था, फिर डेव साइकोमोटर डोमेन है जिसको ज़्यादातर स्कूल्स में यूज़ किया जाता है जो 1970 में आया था, और फिर हैरो साइकोमोटर डोमेन अगेन 1972 में। तो ये काफ़ी सारे लोगों ने साइकोमोटर डोमेन पे काम किया था, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम जो ओरिजिनल जो है इनका
जो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर जो इन्होंने करा था, जिसको बाद में रिवाइज कर दिया गया था, इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे कि जो कॉग्निटिव डोमेन के बारे में टेक्सोनोमी बात करती है। ठीक है, तो अब इनकी जो टेक्सोनोमी है कॉग्निटिव डोमेन की, जितने भी इन्होंने मॉडल दिए हैं इसमें, चाहे वो कॉग्निटिव की बात हो, चाहे अफेक्टिव की हो, चाहे वो बाद में लोगों ने साइकोमोटर की जो दिए, वो सब एक हायरार्की के उसमें फॉर्म में है। हायरार्की मतलब एक पिरामिड का फॉर्म कह लो या हायरार्की के उन्होंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फिर दूसरा, तीसरा, तो ये एक स्टेप है एक तरह से कि हमें नीचे से शुरू करते करते ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे कॉग्निटिव डोमेन की हायरार्की में पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रीहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है। तो इन्होंने दिखाया है कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हमारे होते हैं, तो जब हम पढ़ाते हैं, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, तो हमें नीचे से लेके ऊपर तक जाना चाहिए कि पहले नॉलेज देना है, फिर कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करना है चीज़ों को समझने में, फिर उसकी एप्लीकेशन समझनी है, फिर एनालिसिस करना है, फिर उसको सिंथेसाइज करना है, क्रिएट करने की कोशिश करनी है, और लास्ट में इवैल्यूएशन करनी है। तो एक तरह से ये स्टेप्स हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं। ये थे कॉग्निटिव डोमेन के। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि 1956 में तो ये वाले आए थे जो अभी हमने देखे, जिनमें इन्होंने नाउन्स लिखे थे। ये नाउन्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये नाउन्स थे। लेकिन जब 1956 की ओरिजिनल को जब रिवाइज किया गया टेक्सोनोमी को 2001 में, तो इन्हीं नाउन्स को क्या करा, वर्ब में चेंज कर दिया। तो नॉलेज को क्या कर दिया, रिमेंबर कर दिया, कि सिर्फ नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज तो सिर्फ एक हो गया कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, वो नॉलेज हो गया, लेकिन आप उसको याद कर रहे हो उस नॉलेज को, तभी तो फ़ायदा है, तो दैट इज़ रिमेंबर। ऐसे ही कॉम्प्रीहेंशन को क्या कर दिया, अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन को कर दिया अप्लाई, क्योंकि अब ये नाउन से किस में चेंज हो रहे हैं, वर्ब में चेंज हो रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें नॉलेज को रिमेंबर करना है, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स हमें अंडरस्टैंड करना है, एप्लीकेशन मीन्स हमने अप्लाई करना है, एनालिसिस तो सेम ही रहेगा, एनालाइज करना है। ठीक है, आप इसको एनालाइज लिख सकते हो, या एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, एक ही बात होता है। सिंथेसिस को इन्होंने करा क्रिएट करना है, और इवैल्यूएशन को इन्होंने कर दिया इवैल्यूएट करना है, वर्ब में चेंज कर दिया। लेकिन एक चीज़ और करी, सिंथेसिस को ऊपर ले गए और इवैल्यूएट को नीचे ले आए। दैट मीन्स इन दोनों की हायरार्की चेंज कर दी, बोला कि पहले आपको इवैल्यूएट करना है, लास्ट में क्रिएट करना है। तो अब की बार जो लेटेस्ट टेक्सोनोमी है उसमें पहले रिमेंबर है, फिर अंडरस्टैंड है, फिर अप्लाई है, फिर एनालाइज है, फिर इवैल्यूएट है, और फिर लास्ट में क्रिएट है। मतलब ये आपको क्या लेवल्स बता रहे हैं, मतलब ये एक हो गया कि एक तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग होता है, जो लोअर ऑर्डर स्किल्स होते हैं हमारे, जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। फिर थोड़ा थोड़ा जब एडवांस आगे बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स शुरू हो जाते हैं। ये हायर ऑर्डर स्किल्स है, मतलब यहाँ तक अगर कोई पहुँच जाए तो वो अपना हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ दी कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ कर रहा है, जितना ज़्यादा वो यूज़ कर सकता है कोई चीज़ क्रिएट करने में। तो ये बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने कॉग्निशन को लोअर से लेके हायर ऑर्डर तक लेके जाना चाहिए। फिर अफेक्टिव डोमेन था, जिसको अभी हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम कॉग्निटिव की बात करेंगे, पर इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें था कि अफेक्टिव डोमेन में पहले रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर करेक्टराइजिंग, जिसको हम अगली वीडियो में किसी और वीडियो में डिटेल में भी बात करेंगे। ये थी अफेक्टिव डोमेन की। और नेक्स्ट थी साइकोमोटर। अब साइकोमोटर की मैंने आपको बोला डेव की ज़्यादा यूज़ होती है स्कूल्स में, वैसे हम सारी पढ़ेंगे, तीनों ही पढ़ेंगे, पर यहाँ मैंने जो आपको दिखाई है ये डेव की टेक्सोनोमी है, जहाँ पे पहले साइकोमोटर स्किल्स होता है, जैसे कि बॉडी मूवमेंट वगैरह का यूज़ करना। तो पहले इमिटेशन करना, जैसे बच्चे कॉपी करके सीखते हैं, फिर मैनिपुलेट करना, प्रिसीजन मतलब उसको और प्रैक्टिस करके और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करना, आर्टिकुलेशन करना, नेचुरलाइजेशन करना। तो ये ऐसे हायर ऑर्डर स्किल्स की तरफ, लोअर से हायर ऑर्डर स्किल की तरफ जा रहे हैं साइकोमोटर डोमेन में। तो इसको भी अगेन हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जिसका पहला जो हमने देखा कि सबसे नीचे सबसे पहला स्टेप उन्होंने बोला रिमेंबरिंग है, मतलब जिसमें आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। तो आप उसमें खाली रिकॉल कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, चीज़ों को देख के पहचान रहे हो और रट्टा मार रहे हो एक तरीके से, और सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हो, समझ रहे हो, लिस्टिंग कर रहे हो, डिफाइनिंग कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो।
और जैसे एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि बच्चों को एमसीक्यूज़ दे देते हैं, उसमें से बोलते हैं आप आंसर ढूंढ के पहचानो, तो वो एक तरह का रिमेंबरिंग वाला सबसे लोएस्ट स्टेप हो गया। उसको एक बहुत अच्छा स्किल नहीं माना जाता कि अगर बच्चे एमसीक्यू करके बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा एक तरह से वो नहीं माना जाता अंडरस्टैंडिंग का लेवल। तो रिप्रोड्यूसिंग नॉलेज जहाँ पे बच्चे खाली याद करके दोबारा रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो एक तरीके से ये बहुत ही लोअर लेवल है जहाँ पे कुछ दिमाग यूज़ नहीं कर रहे, खाली उनको रट्टा मारा हुआ है या उन्होंने पहले कोई चीज़ पढ़ी हुई है और उसको पहचान रहे हैं। तो इस तरह से कब करा सकते हैं, जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हो, किसी चीज़ के बारे में जब बात करते हो क्लास में, तो आप जस्ट एक 2-3 नाम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उनको बोल रहे हो नहीं याद रखना क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें काम आएंगे आपको, तो उस टाइप से तो ये बहुत ही लोअर ऑर्डर स्किल है। लेकिन ऑब्वियसली एग्ज़ाम पर्पज़ से हमें रिमेंबरिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारी मेमोरी पे डिपेंड करती हैं। फिर सेकेंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग आता है, जो थोड़ा सा हायर ऑर्डर आ जाता है कि जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का मीनिंग क्या है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं या उसकी इम्प्लीकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में कैसे अप्लाई होता होगा। फिर एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं चीज़ों के पीछे क्या आइडियाज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रोसेसेस हैं। उसी डेटा को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, एक्सट्रापोलेट करते हैं और क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़। उसके लिए बेशक हम अपने डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, हम फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी तरीके से यूज़ करके हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। फिर अप्लाइंग में आता है कि अब वो चीज़ जो आपको समझ में आ गई है, तो अब ये थोड़ा सा और हायर लेवल हो जाता है कि अब उसको अप्लाई कैसे करोगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे उस नॉलेज से। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, चाहे मैथ्स के हों, चाहे कोई और सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के हों, जो आपको प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं जिसको आपने सॉल्व करना है, जिनके आंसर आपने लिखने हैं, इंटरप्रेट करने वाली चीज़ें हो गई। तो अब उसको आप कैसे अप्लाई करोगे नॉलेज को उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कैसे आप सिचुएशंस सॉल्व करोगे, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाओगे। स्किल डेवलपमेंट में एबिलिटी टू यूज़ प्रोसीजर्स, वही प्रोसीजर्स कैसे यूज़ करे जाएंगे, टेक्निक्स कैसे यूज़ की जाएंगी। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लर्निंग बाय डूइंग करके, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं, सिमुलेशन से प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली हम जो अभी तक हमने जितना याद किया था और उसमें से जो हमने समझा था, अब उसको हम एक्चुअली अप्लाई करके देख रहे हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकल कोई भी थ्योरी देख लो, पहले आप उसके बारे उसकी जो थ्योरी जिसने दी है उस साइंटिस्ट का नाम याद करते हो, थ्योरी को आप उसको डिफ़ाइन करते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो, फिर उसको समझते हो थ्योरी को कि इस थ्योरी का क्या मतलब है, उसके स्टैटिस्टिक्स को समझते हो या डायग्राम के थ्रू समझते हो। फिर उस थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं उस थ्योरी को। देन उसके बाद फिर आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या आ जाता है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें से रेलेवेंट पार्ट्स क्या है और इररेलेवेंट पार्ट्स क्या है। मतलब हम एक तरीके से कंपेयर करते हैं या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस निकालना कह लो, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है। ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल तरीके से, और अपने व्यू पॉइंट से या कह लो अपने खुद के बायसेस एंड अजम्पशन जो हैं उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो और बेटर हो सकती हैं, या क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म्स हैं थ्योरी के। जैसे कोई भी थ्योरी आती है तो पहले हम उसके बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़ते हैं, फिर हम उसके क्रिटिसिज्म्स पढ़ते हैं। तो वो क्रिटिसिज्म क्या एक तरह से एनालाइजिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ब्रेक डाउन करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में, और उसका रिलेशनशिप एग्जामिन करते हैं बिटवीन दोज पार्ट्स के। जो चीज़ें हमें इसमें समझ आई हैं उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उनका आपस में क्या रिलेशन है, और इवैल्यूएट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको समझ के इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एनेबल स्टूडेंट टू डीपली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एंड सॉल्व सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो जब एनालाइज करते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को। फिर एनालाइजिंग के बाद आता है इवैल्यूएटिंग। अब इवैल्यूएटिंग में हम क्रिटिकिंग कर रहे हैं, जज कर रहे हैं क्वालिटी को, उस इन्फॉर्मेशन को की वर्थ को, कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी वर्थ है, कितनी इम्पॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन। उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक्यूरेसी कितनी है, इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। वी आर जजिंग, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अपनी खुद की ओपिनियंस बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं।
तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है एक तरह से, एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल जजमेंट, जहाँ पे हम अप्रेजल भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिटिक की तरह भी काम कर रहे हैं, जब हम उसकी कमियां भी निकाल रहे हैं, हम उसको असेस भी कर रहे हैं, उसके पीछे की रीजनिंग भी कर रहे हैं, और कुछ सॉल्यूशंस भी निकाल रहे हैं, उसके आउटकम्स भी देख रहे हैं। तो चारों तरीके से एक होलिस्टिकली एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने पढ़ी है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कोई थ्योरी हो, चाहे जैसे आप यही थ्योरी यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो इसी के ऊपर पहले आप चीज़ें याद करते हो, उसके बाद आप उसको याद करने के बाद उस थ्योरी को आप समझने की कोशिश करते हो, फिर आप उसको एनालाइज करते हो कि इसमें क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे बताया गया है, आप डायग्राम के थ्रू या किसी की चीज़ के थ्रू आप उसको समझते हो। देन आफ्टर एनालाइजिंग आप उसको देखते हो कि उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ वो थ्योरी अप्लाई हो सकती है इन रियल लाइफ में, किस तरह वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। फिर आप उसको इवेलुएट भी करते हो कि अगर हम इस तरह ये जो पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन या जो भी थ्योरी हमने सीखी है, क्या इसमें कुछ कमियां हैं, क्या इसमें कुछ और बेटर किया जा सकता है, या क्या इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके आउटकम्स किसी और तरीके से भी आ सकते हैं, ये मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इस तरीके से आप उसको एनालाइज करते हो, इवेलुएट करते हो, और लास्ट में क्रिएटिंग आ जाते हैं, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कह लो कि आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का हाईएस्ट फॉर्म है, कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट फॉर्म है, जहाँ पे आप उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके नए आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस निकालते हो, नए स्ट्रक्चर्स बनाते हो, नए तरीके से डिज़ाइन करते हो, नई स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, तो कुछ अपना खुद का ओरिजिनल क्रिएट करते हो यूजिंग द बेस नॉलेज। तो जो आपको अभी तक नॉलेज हुई है, जो चीज़ें आपने समझी हैं, जो एनालाइज करी हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके खुद से क्रिएट करते हो। तो इट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू यूज़ देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रोड्यूस समथिंग इनोवेटिव एंड यूनिक। This involves generating novel ideas, designing innovative solutions, constructing original products और artifacts, मतलब खुद के आइडियाज़ हों, नए आइडियाज़ हों, अपने खुद की बनाए हुए स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कह सकते हो कि डोमेन है। तो अब हाउ टू यूज़ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन द क्लासरूम, तो ये टेक्सोनॉमी थी पहले तो कि कैसे कैसे हमें लोअर ऑर्डर स्किल से हायर ऑर्डर स्किल्स पे जाना है जब भी हम टीचिंग लर्निंग करते हैं, लेकिन अब इसको क्लासरूम में कैसे यूज़ करेंगे। तो अब देखो हमने पहले क्या किया, अब यहाँ पढ़ने की ही बात हो रही है जैसे, तो पहले हमने थ्योरी को समझा, उसको एनालाइज किया, अब हम देख रहे हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के, बच्चों को कैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक लेके जाएं, सिर्फ रिमेंबरिंग तक या अंडरस्टैंड तक ही ना रखें। तो टीचर्स कैन यूज टेक्सोनॉमी टू सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो कि मैं आज कैसे पढ़ाऊंगी क्लास में, और लेसन प्लान्स इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, या असेसमेंट कैसे करोगे, किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछोगे जिनसे आप उनके हायर ऑर्डर स्किल्स चेक कर सको, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे क्लास में ताकि आप उनके सारे नीड्स पूरे कर सको। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे अगर रिमेंबरिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम खाली बच्चों को कोई चीज़ डिफ़ाइन करने के लिए या किसी का नाम याद है तो उसको बताने के लिए बोला जा सकता है, डिफ़ाइन करना या कोई चीज़ जानते हैं तो उसको बताना। अगर हम अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं तो हम किसी बच्चे को कुछ डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर करेक्टराइजेशन की आउटलाइन बताने के लिए, समरी बताने के लिए। फिर अप्लाई में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे या कैसे उसको इलस्ट्रेट करेंगे, कैसे उस चीज़ के ऊपर एक्ट करेंगे, ये पूछा जा सकता है, कोई भी थ्योरी या कुछ भी जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। फिर एनालाइज में उसको एग्जामिन करने के लिए कह सकते हैं, डाइसेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जा सकता है। इवेलुएट में आप उसको कंपेयर करने के लिए कह सकते हो, क्रिटिक करने के लिए कह सकते हो, या उसको रिकमेंड करने के लिए कह सकते हो कि उसमें और क्या चीज़ें वो रिकमेंड कर सकते हैं। क्रिएट में आप उसी को यूज़ करके वो कैसे नया कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, नई थ्योरी, नई स्ट्रैटेजी, या कुछ इमेजिन करके नया क्रिएट करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग करी जा सकती है, असेसमेंट करी जा सकती है। अपने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें आप ये वर्ड यूज़ करके उनको आप डिज़ाइन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स को, कि जो भी टॉपिक आपने क्लास में लेना है उसमें आप कैसे ये इसमें से 2 या 3 मतलब लोअर ऑर्डर स्किल्स भी रखो और हायर ऑर्डर स्किल्स भी रखो, मिक्सचर हो सबका। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे रिमेंबरिंग में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जस्ट आपको ऐसे बस उसको पूछना है कि उनको याद है कि नहीं है। तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बस आप उनसे उनको इतना पूछ रहे हो कि उनको क्या याद है इसमें से, तो वो पॉइंट्स बता रहे हैं आपको।
या लिस्ट द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, तो लिस्ट करने के लिए बोल दिया। अंडरस्टैंडिंग में आप एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो, जैसे एग्जांपल है कि हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क इन प्लांट, या समराइज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, स्टोरी को समराइज करके बताओ, तो पता चल जाएगा कि उसको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं स्टोरी की। फिर एप्लीकेशन में आप कह सकते हो हाउ वुड यू यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आप उसको एक थ्योरम की एप्लीकेशन पूछ रहे हो कि कैसे हो सकती है। या डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ कैसे सॉल्व करोगे, तो वो अप्लाई करके देख रहा है अपनी नॉलेज। एनालाइज में आप उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए कह रहे हो लीडरशिप स्टाइल ऑफ 2 हिस्टोरिकल फिगर, तो आपने 2 लोगों के बारे में उन्हें पढ़ाया, अब आप बोल रहे हो कि दोनों को कंपेयर करो। या फिर व्हाट आर दी अंडरलाइन कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर, कि उसके पीछे क्या कॉज थे, एनालाइज करके बताओ कि क्या कॉज हो सकते थे। देन इवेलुएटिंग में क्या हो सकता है कि डू यू थिंक द न्यू स्कूल पॉलिसी ऑन होमवर्क इज इफेक्टिव, आप बच्चों को बोल रहे हो कि आप इवेलुएट करो कि आपको क्या लगता है कि वो पॉलिसी सही है, अगर सही है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। ऐसे ही क्रिटिक द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन अ परसुएसिव, ऐसे कि एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो एक ऐसे फॉर्म में और उसको एक क्रिटिक की तरह वो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो, मतलब उसकी कमियां निकालो, उसको क्रिटिसाइज भी करो, ऐसे करके वो इवेलुएट करे उस चीज़ को। फिर फाइनली क्रिएटिंग में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन प्लांट, कि अब जो उसको नॉलेज है वो उसको यूज करके डिजाइन करे खुद का एक एक्सपेरिमेंट कि वो कैसे टेस्ट करेगा। या राइट अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द थीम ऑफ फ्रेंडशिप, खुद से कोई स्टोरी लिखे, समराइज ना करे, जो ऑलरेडी पढ़ा है उसको समराइज ना करे, बस वो खुद से एक स्टोरी लिखे, क्योंकि उसने देखा है कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है तो खुद लिखे। तो ये देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हो। साइंस पढ़ा रहे हो तो आपको वहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए क्रिएटिंग वाला, अप्लाइंग वाला जो है ऑब्जेक्टिव वो इजी हो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डालना। मैथ पढ़ाते हैं तो उस केस में इवैल्यूएशन और एप्लीकेशन इस तरह का इजी रहता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उसमें समराइजिंग वाला जो होता है, तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कौन से वाले मोस्ट सूटेबल जो हैं आप उसमें दे सकते हो। पर सबकी कोशिश यही रहती है, जितने भी एजुकेटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम सिर्फ उनको लोअर ऑर्डर स्किल्स तक ही ना रखें, सिर्फ रट्टा मारना और अंडरस्टैंड करना और पेपर में लिख के आ जाना सिर्फ यहाँ तक ही ना रखें। इतना हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि कम से कम हम ऊपर के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं, जैसे एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये कहीं ना कहीं टच ज़रूर करें अपने किसी ना किसी लेसन प्लान में, इन चीज़ों को इंक्लूड ज़रूर करें किसी ना किसी टॉपिक में, ताकि बच्चों का जो कॉग्निटिव डोमेन है ना उस तरीके से काम करे। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है कि हम अपने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमने कैसे पढ़ाना है या कैसे असेसमेंट करनी है, किस तरीके से पूछना है बच्चों से। उनकी असेसमेंट चाहे आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हो चाहे फॉर लर्निंग कर रहे हो, आप उसमें भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है इसलिए क्योंकि हम इसमें स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट का ध्यान रख रहे हैं कि स्टूडेंट कैसे एंगेज रहें, वो एक्टिव रहें, ताकि वो खुद से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके क्रिएट कर सकें। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में हम ये देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट की अलग अलग कैसे नीड है, किस स्टूडेंट को किस लेवल तक का समझाने से समझ आएगा। कुछ होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ होते हैं जैसे जो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं आप उनको हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस दे सकते हो। तो एक ही क्लास में सबकी अलग अलग नीड होती है, तो हम सबके लिए डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब टीचर को आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट का कॉग्निटिव लेवल है कितना और वो किस हिसाब से उस चीज़ को और केटर कर सकते हैं। एंड असेसमेंट अलाइनमेंट में मीन्स हम इस टेक्सोनॉमी को यूज़ करके बच्चों की जो भी उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, उसकी इवैल्यूएशन उस हिसाब से कर सकते हैं कि बच्चे अपने थिंकिंग स्किल्स को यूज़ कर सकें। तो ये इम्प्लीकेशंस हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन की, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे हमें अपने जो टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं या हम जैसे जो हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए पढ़ाने की और बच्चों को असेस करने की, वो कैसे हमें एक बेसिक लेवल से हायर ऑर्डर तक लेके जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे अगर लेसन प्लान में इंक्लूड होगी कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा कि बच्चों के हर तरह का जो कॉग्निटिव स्किल है वो डेवलप होगा एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। तो अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन्स की जो अलग अलग जो लोगों ने दी है वो भी कवर करूँ, ताकि एक कंप्लीट जो है टेक्सोनॉमी वो पूरी हो जाए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।